नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था वर्क एंड एनर्जी वाला। इस टॉपिक को अपन आगे लेते हैं। टॉपिक का नाम था वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे अपन। इस टॉपिक में लास्ट क्लास में अपन ने वर्क के बारे में बात कर ली थी कि वर्क क्या होता है, वर्क का मान अधिकतम कब होता है। ऊर्जा के बारे में भी अपन ने बात कर ली। ऊर्जा में अपन ने पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जिसको अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कोई भी पिंड है उसमें यदि गति और स्थिति, भाई यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या होती है, एक तो होती है इसमें गति होनी चाहिए और एक क्या है इसमें स्थिति। तो गति तथा स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वो कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। कि किसी पिंड की गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यहां से अपन बात करते हैं नंबर 1 पे गतिज ऊर्जा, जिसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको ई के से प्रदर्शित करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिंड है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कि जैसे अपने पास में ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड, ये यदि v वेग से क्या कर रहा है, गति से, ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं किसी पिंड की गति के कारण, गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। कि कोई भी पिंड है गति कर रहा है तो गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि गतिज ऊर्जा का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेता हूं, तो मैं पहला एग्जाम्पल ले देता हूं कि बंदूक की गोली की गति, बंदूक की गोली की गति के कारण, गोली की गति के कारण, तो बंदूक की गोली की जब गति होगी तो वेग होगा, और उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं वायुयान की गति। एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होता है, तो वायुयान गति करता है, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो वायुयान की गति के कारण ऊर्जा। आगे अपन बात करते हैं पेड़ से पत्ते गिरने या पेड़ से गिरने वाले पत्तों की गति के कारण। तो पेड़ से गिरते पत्तों की, गिरते पत्तों की गति के कारण निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आगे अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा के। एक अपने पास में संवेग, हमने रेखीय गति में एक पढ़ा था न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा था अपन ने, और इस दूसरे नियम को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर संवेग बराबर क्या होता है, एम वी, जो अपन ने निकाला न्यूटन की गति के दूसरे नियम से।
न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। और दूसरे नियम को अपन क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसको अपन कौन सा नियम कहते हैं? संवेग संरक्षण के नियम से। इसके आधार पर संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुना वेग के बराबर। और गतिज ऊर्जा क्या है अपने पास? हाफ mv²। हम यहाँ पे संबंध निकाल रहे हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, कि संवेग और गतिज ऊर्जा एक दूसरे से कैसे डिपेंडेड होती है। तो यहां से मैं बात करूं तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। ऊपर व नीचे बराबर संख्या से गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी m से कर दिया, नीचे भी m से कर दिया। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया अपने पास में? 1/2m हो गया। और ये हो गया m²v²। p बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। लेकिन द्रव्यमान का स्क्वायर वेग का स्क्वायर किसके बराबर? संवेग के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का मान क्या निकल गया अपने पास में? p²/2m। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध हो गया? p²/2m। अब यहां से अपन बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा समानुपाती किसके होती है? संवेग के वर्ग के समानुपाती। कि दो पिंड हैं जिनके संवेग का मान ज्यादा होगा, तो संवेग का मान ज्यादा होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गतिज ऊर्जा यहां से किस पर डिपेंड कर रही है? संवेग पे निर्भर कर रही है। तो पहला कंसेप्ट तो अपन ने निकाला ये। आगे अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे, कि अपने पास में दो पिंड या गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किसके? गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर किसी पिंड के वेग को हम कितना 4 गुना कर दें, कोई भी पिंड है, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, किसी पिंड के वेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती? वेग के समानुपाती। तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो वेग का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो E के बराबर क्या है? हाफ mv² होता है। वेग को 2 गुना कर दिया तो हाफ m²v²। तो अपने पास में गतिज ऊर्जा कितनी? 4 टाइम के लिए निकल गई mv²। तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो गई अपने पास में? 4 गुना हो गई, क्योंकि ये अपने पास में किसके बराबर हो गया? गतिज ऊर्जा के बराबर। तो नई गतिज ऊर्जा निकली, वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के कितने गुना हो गई? 4 गुना। तो अपन ने दूसरा कंसेप्ट देखा। पहला कंसेप्ट था गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है। और दूसरा कंसेप्ट देखा अपन ने कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग के वर्ग के भी क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर वेग का मान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि संवेग का मान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे अपन बात करते हैं कि जैसे अपने पास में दो पिंड, भाई एक का द्रव्यमान क्या ले लिया? दो पिंड ले लिया। ये एक पहला पिंड है और एक है ये दूसरा पिंड। इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान की बात करूं तो इसका द्रव्यमान ले लिया मैंने 5 किलो और इसका द्रव्यमान कितना ले लिया? 10 किलो। दोनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। और इन दोनों पिंडों को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। और इनका वेग का मान क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। वेग का मान क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। तो इस स्थिति में अगर वेग का मान कांस्टेंट, तो वेग का मान कांस्टेंट होगा तो दोनों पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोनों पिंडों के अगर द्रव्यमान अलग अलग है, अगर द्रव्यमान अलग अलग है और वेग का मान समान है और इनको पृथ्वी सतह से ऊपर फेंक रहे हैं,
तो ये दोनों पिंड पृथ्वी सतह पर एक साथ पहुंचते हैं। ये दोनों पिंड पृथ्वी सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि गतिज ऊर्जा समानुपाती किसके? वेग के। और दोनों के वेग का मान नियत है, तो वेग का मान नियत होगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? नियत होगा। तो लिख सकते हैं इसको अपन, दो पिंड जिनके द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है तथा 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है, दोनों पिंडों को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो दोनों पिंड पृथ्वी सतह पर एक साथ पहुंचते हैं। और एक साथ पहुंचने का रीजन क्या है? वेग नियत है, तो अपने पास में किसका मान नियत होगा? वेग नियत, तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? नियत होगा। आगे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, और इसका जो थर्ड नंबर का पॉइंट है उसको मैं सारणी बना के बात करता हूं। भाई अपन ने गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध निकाला कि भाई हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकलता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो P बराबर क्या होगा अपने पास में? P बराबर √2m होगा कि नहीं होगा? तो यदि मेरे को संवेग का मान निकालना तो अपन इस रिलेशन से संवेग का मान निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पहला कंसेप्ट इसमें, और पहला कंसेप्ट क्या कहता है? इसमें अपन तीन कंसेप्ट देखते हैं, दो और एक हो गया, ये तीसरा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मेरे पास में, यहां से मैंने बात कर ली कि पहले कंसेप्ट में मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी स्क्वायर बराबर 2m। दूसरे में भी मैंने फॉर्मूला लिखा पी स्क्वायर बराबर 2m। और तीसरे कंसेप्ट में अपने पास में काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। तीन कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं, कि पहले कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं, और पहला कंसेप्ट कहता है मेरे को कि यदि मेरे पास में संवेग का मान क्या है? नियत। यदि मेरे पास में किसका मान नियत है? संवेग का मान। तो पहले कंसेप्ट में अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास, यहां से मैं बात कर लूं कि संवेग का मान अगर नियत है, यहां पे मैंने किसको कांस्टेंट रखा? संवेग को क्या रखा? नियत रखा। संवेग मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा व्युत्त क्रमानुपाती किसके होगी? द्रव्यमान की। तो E K1 अपॉन E K2, अगर अपने को गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना तो M2 अपॉन क्या होगा? M1 होगा। क्वेश्चन पूछेगा कैसे अपने से कि दो पिंड जो समान संवेग से गति, या दो पिंड जिनके संवेग का मान क्या है? समान। दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्रम से m तथा 4m है। तो इस स्थिति में उन दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो अपन ये कंसेप्ट समझते हैं, फिर इनके अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। पहले कंसेप्ट में मैंने P को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। जब P को कांस्टेंट रखा तो गतिज ऊर्जा व्युत्त क्रमानुपाती किसके हो गई? द्रव्यमान की। यहां से E K1 अपॉन E K2 बराबर क्या निकल गया अपने पास में? M2 अपॉन M1। सेकेंड नंबर के कंसेप्ट में मैं बात करता हूं कि यहां पे मैंने किसको कांस्टेंट रख लिया? यहां पे मैंने द्रव्यमान को कांस्टेंट रख लिया, कि मान लिया कि मेरे पास में M का मान क्या है? कांस्टेंट। तो M का मान कांस्टेंट है, तो अपने पास में P1 अपॉन P2 संवेग का अनुपात निकालना बराबर किसके होगा? गतिज ऊर्जा E1 अपॉन E2 के समानुपाती होगा, क्योंकि अपने पास में P स्क्वायर समानुपाती किसके होगा? E के समानुपाती होगा।
तो यहां से अपन समानुपाती का रिलेशन निकालेंगे तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा, अंडर रूट E1 अपॉन E2। थर्ड नंबर के फॉर्मूले में मैं बात करता हूं कि दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा का मान क्या है, कांस्टेंट ले लिया। यदि मैंने गतिज ऊर्जा का मान क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट तो पी स्क्वायर समानुपाती किसके, द्रव्यमान के। तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा, M1 अपॉन M2। तो अपने पास में तीन मेथड बच गए गतिज ऊर्जा और संवेग वाले में। कि पहला कंसेप्ट में अपन ने क्या लिया कि जब मैंने गतिज ऊर्जा का मान क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। क्वेश्चंस की बात करूं मैं तो दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर, दो पिंड हैं जिनकी गतिज ऊर्जा का मान क्या है, समान है, और समान गतिज ऊर्जा से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जिनके द्रव्यमान 4 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम। दोनों पिंडों के संवेग का अनुपात निकालना और गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया, नियत रख दिया। तो इस कंडीशन में P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा अपने पास में, यहां से अपने पास में क्या होगा, M1 अपॉन M2 4/8 बराबर क्या होगा, 1/2। तो अपने पास में संवेग का अनुपात क्या निकल जाएगा, रूट में निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ रही है, रूट में आ रही है। तो अपने पास में P1 अपॉन P2 का वैल्यू क्या निकल गया, √1/2 निकल गया। सेकंड नंबर के कंसेप्ट में अपन ने द्रव्यमान को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, द्रव्यमान को क्या कर दिया, नियत रख दिया। तो जब द्रव्यमान को नियत रखेंगे तो इस कंडीशन में अपने पास में संवेग P1 अपॉन P2 क्या हो गया, E1 अपॉन E2। तो अपने पास में क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जांपल लेता हूं मैं कि दो पिंड समान या दो पिंड जिनके द्रव्यमान का मान क्या है, समान है, तथा ये दोनों पिंड 4 जूल तथा 16 जूल या दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा का मान कितना, 4 जूल तथा 16 जूल है। तो दोनों पिंडों के संवेगों का अनुपात तो P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा, E1 अपॉन E2, और बराबर क्या निकलेगा अपने पास में 4/16। तो बराबर कितना निकल गया, P1 अनुपात P2 बराबर कितना निकल गया, 2:4। ये अपने पास में क्वेश्चन एग्जांपल हो गए। आगे अपन थोड़े नंबर की बात करते हैं कि दो पिंड हैं, इसमें अपन ने किसको कांस्टेंट कर दिया, संवेग को ही नियत कर दिया। किसको कांस्टेंट कर दिया, संवेग को ही क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो इस स्थिति में अगर अपने पास में संवेग कांस्टेंट है तो गतिज ऊर्जा वित्त क्रमानुपाती किसके होगी, द्रव्यमान। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि दो पिंड जिनके संवेग का मान क्या है, नियत है, तथा दोनों पिंडों के द्रव्यमान 4m तथा m है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं m तथा 4m है, m तथा 4m है। तो दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या निकलेगा अपने पास, तो 4m/m कितना निकल गया, 4:1। तो E1 अनुपात E2 क्या निकल गया, 4:1 निकल। इस टाइप से अपने पास में गतिज ऊर्जा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम इन तीन कंसेप्ट के आधार पे कर सकते हैं, और इससे अपना कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये अपने पास में यूनिवर्सल कंसेप्ट थे गतिज ऊर्जा और संवेग वाले टॉपिक से। आगे अपन बात करते हैं अगला एक चौथा कंसेप्ट की, यदि अपन बात करें तो देखते हैं कि दो पिंडे ले लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है मेरे पास, चौथा कंसेप्ट क्या कहता है कि दो पिंड है मेरे पास में। कितने पिंड हैं, दो पिंड। एक पिंड है ये जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम, और एक पिंड है ये जिसका द्रव्यमान है 8 किलोग्राम। तो अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग वाला संबंध निकाला, E के बराबर क्या था, P²/2m। अगर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान 4 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम, तो जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा अपने पास में रिलेशन निकाला, E के वित्त क्रमानुपाती 1/m। लेकिन यहाँ पे P क्या होना चाहिए, कांस्टेंट।
P का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, उस पिंड की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हल्के पिंडों की गतिज ऊर्जा, हल्के पिंडों की गतिज ऊर्जा भारी पिंडों की तुलना में ज्यादा होती है, तुलना में ज्यादा होती है। जिसका द्रव्यमान कम होगा तो द्रव्यमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आगे अपन सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे यांत्रिक ऊर्जा में पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसको अपन कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कोई भी पिंड, उस पिंड की स्थिति के कारण, अगर कोई भी पिंड है उसकी स्थिति के कारण, जैसे कि मैं बात करूं, ये मेरे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, इस पिंड को मैं पृथ्वी सतह से ऊपर h हाइट पर लेके जा रहा हूं, तो यहां ये सतह पर था, तो सतह से ऊपर लेकर गए तो स्थिति बदल गई, और स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां लिख सकता हूं मैं, किसी पिंड की स्थिति के कारण, किसी पिंड की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कोई भी पिंड है उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को या तो Pe से प्रदर्शित करते हैं या U से, बराबर क्या होता है, mgh। m का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, g है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका MKS पद्धति में मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है, ऊंचाई, कि कितनी ऊंचाई पर लेकर गए इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को, जिसके कारण उसकी स्थिति बदल गई। ऊर्जा का मात्रक अपने को पता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक हमें पता ही होता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता। आगे अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में, एक होती है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, भाई स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो खींचने पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बात करता हूं कि ये अपने पास में एक स्प्रिंग है, और इससे एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ। जैसे ही इस पे अपन बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति बदलेगी, और स्थिति कितनी बदल गई, यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई में, स्थिति में परिवर्तन क्या हो गया, x ले लेते हैं, विस्थापन x हो गया। कि जैसे ही इसको अपन ने बल लगाया तो ये क्या हुआ, x विस्थापन हुआ, और जैसे ही बल हटाएंगे तो ये प्रारंभिक अवस्था में, तो विस्थापन तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बल को छोड़ते ही वापस ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो स्प्रिंग पर बल लगता है, उस बल को अपन कहते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग पर लगने वाले बल को अपन कौन सा बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल विस्थापन नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि जैसे ही इसको अपन खींचेंगे तो स्थिति बदलेगी, लेकिन जैसे ही बाह्य बल हटाएंगे तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, इसलिए अपन ने कौन सा, नेगेटिव सिंबल। और ये ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि बल लगाने पर स्थिति बदलेगी, और बल को जैसे ही अपन छोड़ेंगे तो पार्टिकल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो F बराबर माइनस का के एक्स, और इस के को अपन बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। इस के को अपन क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक कहते हैं।
तो स्प्रिंग पर जो बल लगता है या स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। आगे अपन बात करते हैं इस स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड ही नोट में मैं बात करता हूं कि एक सरल लोलक है, आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो सरल लोलक है, ये मान लो कि एक पेंडुलम अपने पास और ये इसका मध्य स्थिति होगा। मध्य स्थिति से जैसे ही अपन ने इस पे बल लगाया तो ये अपनी कौन सी अवस्था पे चला गया, अंत बिंदु पर चला गया। इसको मैंने ओ बिंदु दे दिया, ये ए बिंदु। तो मैं लिख सकता हूं कि जब लोलक को अपनी मध्य स्थिति से अंत बिंदु तक छोड़ा जाता है, तो ये इसकी मध्य स्थिति हो गई और यहां से ये मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस पे आगे जा सकता है। तो ये क्या हो गई, इसकी अंत बिंदु हो गया। तो यहां से यहां तक जाने में स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति बदली, और स्थिति बदलती है तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां से यहां तक जाने में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहां से यहां तक जाने में वेग भी बदला, और वेग बदला है तो कुछ ना कुछ समय लगा है। तो इस कंडीशन में जो इसका त्वरण होता है उस त्वरण का मान भी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। त्वरण का मान भी कैसा होता है, मैक्सिमम। तो पहली कंडीशन तो हो गई ये। और सेकंड नंबर की कंडीशन की बात करता हूं, जब लोलक को मध्य स्थिति से अल्प विस्थापित करके छोड़ा जाता है, अल्प विस्थापित करके छोड़ा जाता है। तो ये इसकी मध्य स्थिति, और इस मध्य स्थिति से अल्प विस्थापित किया, इतना विस्थापित किया। तो इस कंडीशन में इसकी जो वेग होगा, भाई वेग का मान तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां से यहां तक गति करेगा, बल लगाएगा तो वेग होगा कुछ ना कुछ। तो इसकी वेलोसिटी का मान तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहां से यहां तक जाने में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, यहां से यहां तक जाने में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो, मिनिमम या शून्य। जबकि अगर अपन बात करें तो गतिज ऊर्जा का मान कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अल्प विस्थापित करेंगे उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का मान कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर अपन बात करें स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल, तो पहला स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, तो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे अपन बात करें सेकंड नंबर का, रबर में, रबर को भी खींचते हैं तो स्थिति बदलती है, तो रबर में निहित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, धनुष में भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जैसे ही अपन स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जैसे ही हम तीर को छोड़ते हैं तो धनुष की स्थिति में क्या करना पड़ता है, परिवर्तन। और स्थिति के परिवर्तन के कारण ही कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी के साथ मैं महेश सर अलविदा लेता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। ओके, थैंक यू।